अस्सलाम वालेकुम। न्यू नेटवर्क के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं एट क्यू। मैं हूं अहमद कुरैशी। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने कल दफ्तर खारजा का, वजारत खारजा का बहुत अहम दौरा किया और वहाँ पे उनको पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पे ब्रीफिंग दी गई और बहुत सारी बातें डिस्कस हुई हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट विजिट था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो तनकीद करने वाले हैं वो तनकीद ये कर रहे थे कि क्योंकि आर्मी चीफ जो है वो पारा चिनार गए हुए थे और वहाँ पे एक अहम धरना चल रहा था पिछले हफ्ते से, जब से वो ट्रिपल अटैक्स क्वेटा, पारा चिनार, कराची में हुए और बहुत सबसे ज़्यादा जो शहादतें हुई वो पारा चिनार में हुई, तो उसमें उसको बैलेंस करने के लिए वज़ीर आज़म साहब जो हैं दफ्तर खारजा गए। तो ये तो तंज और ये रिवायतें हमारी पॉलिटिक्स की चलती रहती हैं, लेकिन अगर इसको संजीदगी से देखा जाए तो ये बहुत अहम विजिट था, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान में ये पहली दफा हुआ है पाकिस्तान की मॉडर्न तारीख में, हिस्ट्री में, कि एक वजीर आजम ने वजारत खारजा का जो कलमदान है वो अपने पास रखा और किसी वजीर खारजा को तैनात नहीं किया। और इत्तेफाक की बात है कि ये ऐसे वक्त में हुआ जब वाकई, वैसे तो हमेशा खारजा पॉलिसी जो है वो एक कश्मकश में रहती है और तब्दीलियां उसमें होती रहती हैं और हालात कभी भी साजगार नहीं होते, लेकिन वाकई इस मरतबा 2013 से और ये 2017-18 हुकूमत जो है अपना टर्म मुकम्मल करने जा रही है, वाकई बड़ा इंटरेस्टिंग वक्त था, ये टाइम था जो हमारी रीजनल एनवायरनमेंट है और इंटरनेशनल सिचुएशन है। तो इसमें बहुत सारी देखने वाली बातें हैं, बहुत इंटरेस्टिंग जो है रीजनल सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए, और बड़े हर किस्म के जो हैं तज्जिए इस हवाले से हो सकते हैं। लेकिन जो सबसे अहम पॉइंट, ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरे करने जा रही है, लेकिन सबसे अहम पॉइंट जो सामने आती है वो यही है कि पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क, 200 मिलियन, 20 करोड़ की पॉपुलेशन, न्यूक्लियर पावर, बड़ा मुल्क, ताकतवर मुल्क, दुनिया की 5वीं या 6ठी बड़ी फौज, लेकिन इस सब कुछ के बावजूद पाकिस्तान जो है अपनी बात ना भारत के साथ मनवा सका है, ना अफगानिस्तान के साथ, ना अमेरिका के साथ, और इंटरनेशनल सिचुएशन। तो बहुत सारी बातें आ रही हैं, बल्कि एक अहम सवाल जो उठाया जाता है वो ये है कि एक न्यूक्लियर पावर होने के बावजूद पाकिस्तान अपनी बात, चाहे वो भारत हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो अमेरिका हो, अपनी बात मनवा नहीं सका। क्यों नहीं मनवा सका, ये बहुत अहम है। और इस हवाले से जो है डिस्कशन हुई है, बात हुई है दफ्तर खारजा के अंदर जब वजीर आजम वहां पे गए हैं। इस पे आज हमें बात करनी है। मुझे पाकिस्तान के 2-3 अहम सिफारतकार ज्वाइन कर रहे हैं, फाइनेस्ट, हमारे सिफारतकार हमेशा से बेहतरीन, टॉप ऑफ द नॉच रहे हैं। उनमें से एक मुझे अभी वक्फे के बाद फौरन ज्वाइन कर रहे हैं जनाब ज़मीर अकरम साहब, जो कि पाकिस्तान के साबिक मुस्तकिल मंदूब रहे हैं अक़वाम मुत्तहिदा जिनीवा में। उसके बाद मुझे पाकिस्तान के साबिक मुस्तकिल मंदूब अक़वाम मुत्तहिदा न्यूयॉर्क में ज्वाइन कर रहे हैं, और उसके बाद पाकिस्तान के साबिक हाई कमिश्नर जो भारत में रह चुके हैं। थोड़ा सा नजर डालते हैं वजीर आजम नवाज शरीफ साहब की खारजा पॉलिसी पे। लेकिन ये सारी बात, और बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ये हमने वक्फे के बाद करनी है। आपने मेरे साथ रहना है। वक्फे के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एट क्यू। पाकिस्तान के एक फाइनेस्ट डिप्लोमेट जिन्होंने पाकिस्तान को इंटरनेशनल फोरम्स में रिप्रेजेंट किया है, वो आज मुझे ज्वाइन कर रहे हैं इस मौजू पे बात करने के लिए यहाँ पे स्टूडियो में। एम्बेसडर ज़मीर अकरम साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया है। एम्बेसडर साहब, आखिरी साल है हुकूमत का। मुझे जहाँ तक मेरी छोटी सी जो रिसर्च है उसमें शायद इतने लंबे अरसे के लिए एक वज़ीर आज़म ने वजारत खारजा का जो कलमदान है वो अपने साथ रखा हो, शायद ये पहला ऐसा वाक़या है पाकिस्तान की मॉडर्न हिस्ट्री में। और तो ये आखिरी साल है, तो हाउ विल यू सम अप द फॉरेन पॉलिसी अंडर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब? हमें रिकग्नाइज करना होगा कि ये एक बहुत मुश्किल इन्वायरमेंट में फॉरेन पॉलिसी को कंडक्ट करना पड़ा है इस हुकूमत को। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि मेरे नज़रिए में इन्हें ज़्यादा प्रोएक्टिव होना चाहिए था, और मेरा ख्याल है कि कुछ रियलिस्टिक भी होना चाहिए था, इन द सेंस के इनिशियली एक्सपेक्टेशन जो थी इंडिया से, ख़ास तौर पे मोदी साहब से या हमारे जो दूसरे हमसाए हैं अफगानिस्तान में, हमने
जो पोजीशन और जो पॉलिसी उनके तरफ इख्तियार की है वो मेरे ख्याल में काफ़ी सॉफ्ट पॉलिसी थी। और इन दोनों ममालिक ने इस पॉलिसी का बहुत बुरा फ़ायदा उठाया। हमारे ख़िलाफ़ इन्होंने मुहिम चलाई है, इंटरनेशनली रीजनली हमें आइसोलेट करने की कोशिश की है। तो पाकिस्तान जो मुल्क है वो इतना कोई कमज़ोर मुल्क नहीं है जिसको इस तरह से, जिसके साथ इस तरह का बर्ताव किया जाए और जिस किस्म का बर्ताव हमने बर्दाश्त किया है। मेरा तो ये ख्याल है कि हमने होने दिया और हम आई सपोज एक अप्रोच की बात है। मे बी द अप्रोच इज टू टेक द सॉफ्ट लाइन दैट कैन बी, मतलब है, बट माई अप्रोच वुड हैव बीन डिफरेंट बिकॉज आई थिंक इन दिस वर्ल्ड, इन द रियल वर्ल्ड, strength is respected, weakness is not respected, और हम कोई कमजोर मुल्क नहीं है। So I think this is a good summary। अच्छा, अपने प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो, क्योंकि आपने खुद अभी बयान किया कि बड़ा मुश्किल डिफिकल्ट इंटरनेशनल एनवायरनमेंट जो थी और रीजनल भी बड़ी मुश्किल थी, साथ साथ जो डोमेस्टिक सिचुएशन थी वो भी मुश्किल थी वज़ीर आज़म के लिए। तो डोमेस्टिक में भी वो बड़े मसरूफ़ थे और इंटरनेशनल भी बिजी है और वज़ीर ख़ारजा नहीं था। ये तजुर्बा पाकिस्तान का जो अभी हमने 4 साल में 5वां साल दाखिल हो गया, जो देखा है हमने कि वज़ीर आज़म ही वज़ीर ख़ारजा है और वज़ीर ख़ारजा डेडिकेटेड नहीं है। ये इस प्रोज एंड कॉन्स इस एक्सपीरियंस के, एक्सपेरिमेंट के क्या है? आई गेस प्रोज तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, कॉन्स कि कोई डेडिकेटेड इंडिविजुअल हो जो फॉरेन पॉलिसी पे फोकस करे। लेकिन आई थिंक द रियल इशू इज कि अगर आपने फॉरेन मिनिस्टर नहीं लगाया तो फिर आप जिनके हाथ में फॉरेन पॉलिसी की फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन है उनको फिर आप डेलीगेट करें पावर्स टू डू दैट। और इंस्टेड ऑफ दैट यहाँ फ्रैंकली मैं अभी तो भी फॉरेन ऑफिस में नहीं हूँ, बट जो मेरे कॉलीग्स से मुझे जो समझ आई ये बात, वो ये कि देयर वाज अ डायरार्की ऑफ पावर, इन द सेंस के एक तरफ फातमी साहब थे, दूसरी तरफ सरताज अजीज साहब हैं, बोथ ऑफ देम हाईली रिस्पेक्टेड पीपल इन द फॉरेन ऑफिस। लेकिन फॉरेन सेक्रेटरी और ये दूसरे जो ऑफिसर्स थे, दे रियली हैड नो आइडिया कि हमने किसको रिपोर्ट करना है और किसके ऑर्डर्स हमने फॉलो करने हैं। यू नो, दिस इज द फंक्शनल प्रॉब्लम। तो बट मोर देन दिस, जो असल इशू है वो ये है कि गाइडेंस फ्रॉम द टॉप लीडरशिप हैज टू कम कि जी हमने ये करना है, ये नहीं करना है, ये किस तरह से करना है। एक दूसरा ये है कि वी हैव टू थिंक अहेड। हमारी एक जो फॉरेन पॉलिसी की बहुत खामी रही है वो ये है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी अब रिएक्टिव रही है। हम रिएक्ट करते रहे हैं। प्रोएक्टिव हमने कभी भी नहीं सोचा। प्रोएक्टिव इनिशिएटिव मुझे नहीं याद है इन द लास्ट 10 years हमने कुछ लिया हो। तो दिस इज द रियल प्रॉब्लम। अच्छा वैसे साहब, अमेरिका के साथ ताल्लुकात, एक चीज़ मैं बिल्कुल शुरू में आपसे उठाना चाह रहा हूँ आपके साथ, क्योंकि कल वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब ने भी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में ये बात की कि हम ख्वाहिशमंद हैं एक अच्छे ताल्लुकात के अमेरिका के साथ जो है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो उनकी टिल्ट यूएस के साथ इनिशियली तो उन्होंने इंडिया को भी शामिल किया तो उस ज़िम्रे में जहाँ पे वो स्टील चोरी करते हैं अमरीकी जॉब्स, जहाँ वो ममालिक जो, तो उस पर भी उन्होंने शुरू में वो थे, बाद में फिर वो इंडियन अमेरिकन वोट्स लेने के लिए थोड़े से चुप हो गए। लेकिन बाद में फिर सुनने में आया था जब वो इलेक्शन जीत गए थे और अभी एडमिनिस्ट्रेशन ओथ नहीं लिया था उन्होंने, तो उसको सुनने में आया था कि वो बड़ा प्रेशर था इंडियन लॉबी जो है डीसी में कि वो उनके पसंदीदा लोगों को एडमिन में लगाया, जिस तरह सदर ओबामा ने किया। इन्होंने शायद उस लेवल पे लोगों को नहीं लगाया, लेकिन एक दो को अकोमोडेट कर लिया। लेकिन अब जो है तो वो खुल के अब जो मीटिंग हुई है ट्रंप के साथ, क्या ये इंप्रेशन सही है आपकी नजर में कि हमें शुरू से हम बहुत पता चल रहा था कि पाकिस्तान इज वेरी बायस्ड, पॉलिटिकल एलीट, मीडिया, जब इलेक्शन कैंपेनिंग यूएस में हो रही थी, इवन हमारे पाकिस्तानी अमेरिकन जो हैं वन साइडेड हम जा रहे थे बहुत ज्यादा जो है, और मतलब उसके बाद भी हमने कोई प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी नहीं की उस कैंप के साथ जो जीतने जा रहा था और दिखाई दे रहा था कि वो जीतने जा रहा है ट्रंप का जो है। ये सही है असेसमेंट आपकी नजर में? डिड वी मेक दैट मिस्टेक?
आई डोंट थिंक कि ये सिर्फ हमने किया, बिकॉज ट्रम्प साहब के जीतने के बारे में किसी को कोई इल्हाम नहीं था। लेकिन ये एक गलत फहमी है पाकिस्तान में कि या एक कुछ लोग हैं वो ये सोचते हैं कि रिपब्लिकन पार्टी जो है वो प्रो पाकिस्तान है और डेमोक्रेट्स जो हैं वो एंटी पाकिस्तान है, या हिलरी क्लिंटन, इन दिस केस द डेमोक्रेट कैंडिडेट हिलरी क्लिंटन वुड हैव बीन बेटर देन दिस। सी बॉटम लाइन जो है ना वो वी शुड नॉट लूज साइट के एक्चुअल रियल डिसीजन मेकिंग किस बेसिस पर होती है, जो भी हो, रिपब्लिकन हो, डेमोक्रेट हो, हिलरी क्लिंटन हो या डोनाल्ड ट्रंप हो। बॉटम लाइन ये है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है ना, अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट, उनके अपने इंटरेस्ट हैं स्टेट के, और ख़ासतौर पे खारजा पॉलिसी पे और दिफाई पॉलिसी पे, इंटेलिजेंस पे। तो वो क्या है एम्बेसडर, वही मैं जो हमें डिक्टेट करें? जी हमें, वही मैं आपसे अभी अर्ज कर रहा हूँ। देखिए, फॉरेन पॉलिसी, सिक्योरिटी पॉलिसी या डिफेंस पॉलिसी और इंटेलिजेंस, ये स्टेट डिपार्टमेंट, पेंटागन और CIA या जो पूरा उनका जो इंटेलिजेंस का भी एक पूरा नेटवर्क है, दे आर ऑल ऑन द सेम पेज कि अमेरिकन इंटरेस्ट क्या है। ठीक है, प्राइमरी अमेरिकन इंटरेस्ट वो है चीन के साथ compete करना, चीन को एक सुपर पावर या एक इक्वल पावर बनने से रोकना। तो एक ये किस्म की न्यू कोल्ड वॉर चल पड़ी है। ठीक है, एक तरफ ये है, दूसरी तरफ ये है कि रूस के साथ रिसर्जेंट रशिया अंडर पुतिन, उसको कंटेन करना यूरोप में, और यूरोपियन, ईस्ट यूरोपियन खासतौर पे जो एलाइज हैं अभी वेस्ट के, उनको प्रोटेक्शन देना। और दोनों के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं, चीन और वो इसी वजह से हो रहे हैं ना, क्योंकि आपके ताल्लुकात अमेरिका से खराब हो रहे हैं, और अमेरिका से खराब इसलिए हो रहे हैं क्योंकि अमेरिका चीन को रोकने के लिए, चीन को कंटेन करने के लिए हमारा हमसाय मुल्क हिंदुस्तान के साथ बहुत करीबी ताल्लुकात उन्होंने डेवलप कर चुके हैं। और ये सिर्फ ट्रंप के ज़माने की बात नहीं है, ये ओबामा और उससे पहले जॉर्ज बुश से भी शुरू, ये सारी बातें उस वक्त से शुरू हुई हैं। तो ये एक ट्रेंड और जो है ना वो अभी भी चल रहा है, और ये उसी ट्रेंड में हम चलते रहे हैं। और ये जो भी विजिट हुआ है मोदी साहब का वाशिंगटन में, वो उसी के ट्रेंड आप देखेंगे, उसी जो जॉइंट स्टेटमेंट। शकील आफरीदी को हमें रिहा करना चाहिए। देखिए, वो एक तो लीगल केस है, मुझे उसकी लीगैलिटीज की नहीं मालूम, लेकिन जो बज़ाहिर उसके फैक्ट्स हैं उससे तो ये लगता है कि उन्होंने कुछ जो है हमारी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज की है, और जो रूल ऑफ लॉ है दैट शुड टेक इट्स कोर्स। मैं ये इससे मैं नहीं इत्तेफाक करूंगा कि जी हम रूल ऑफ लॉ या जो प्रोसेस जो है लीगल प्रोसेस, ड्यू प्रोसेस जिसको कहते हैं, उसको हम एब्रोगेट करें, उसको हम काट के इन्हें अमेरिका के हवाले कर दें। मतलब आप इस चीज के फेवर में नहीं है कि डॉक्टर शकील आफरीदी जो है वो बार्गेनिंग चिप हो? मतलब अगर हमें अमेरिका कोई अच्छी ऑफर कर देता है, क्या ऑफर करेगा आपको? मतलब ये देखे ना, व्हाट आर यू, दिस इज नॉट अबाउट, चलिए यही क्वेश्चन है मुझे अमर साहब से, व्हाट शुड वी, अगर हम अभी बैठने जाएं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, व्हाट एग्जैक्टली शुड वी आस्क फॉर? वी हैव टू फर्स्ट मेक एन असेसमेंट कि हमारे पास बार्गेनिंग चिप्स हैं कि नहीं है, क्या है। ठीक है, मेरा जो नजरिया उसमें तो हमारे पास हैं बार्गेनिंग चिप्स। सबसे बड़ा जो बार्गेनिंग चिप है वो ये है कि अमेरिका को इस वक्त हमारी ज़रूरत है अफगानिस्तान के हवाले से और काउंटर टेररिज्म के हवाले से। ठीक है, हम कहते तो रहते हैं कि जी हम पार्टनर हैं और हम अफगानिस्तान में मदद कर रहे हैं ये, लेकिन एट द सेम टाइम अमेरिका हमें एक्यूज़ कर रहा है कि जी आप हक्कानी नेटवर्क को सपोर्ट करते हैं या आप तालिबान को करते हैं। हालांकि 15 या 16 साल हो गए हैं जब से वो उन्होंने जंग में इनको शिकस्त नहीं दे सके हैं तालिबान को। ठीक है, तो पाकिस्तान का इसमें तो कोई रोल नहीं है। 15-16 साल से जंग लड़ी है, अफगानिस्तान में लड़ी है। हम कितनी मदद कर सकते थे उनको, एक सुपर पावर प्लस नेटो, नॉट जस्ट यूएस, नेटो भी था उसमें।
तो ये ऐसी फजूल बातें जो है ना, हमें उनको पहले उनको कहना चाहिए कि जी ये पहले तो आप ये ऐसी इस किस्म की फजूल लिटरली मेरे नज़रिए से अहमकाना जो इल्ज़ामात हैं इनको आप बंद करें और सीरियस बात करने के लिए अगर आप तैयार हैं तो फिर हम आपसे सीरियस बात करने के लिए तैयार हैं। दूसरी चीज़ है, हमें उनको बताने की ज़रूरत है कि जी आप 15 या 16 साल से आप शिकस्त नहीं दे सके हैं तालिबान को, आपको तस्लीम करना चाहिए कि ये मुमकिन नहीं है। आप उनसे बातचीत करें और डायलॉग के थ्रू कोई सोल्यूशन निकालें। और एक और भी तो चीज़ है मैटर साहब कि उन्होंने ऐसा लगता है कि जैसे 16 साल से दे बीन लिसनिंग टू द स्ट्रेटेजिक एडवाइस ऑफ इंडिया या इंडिया से रिलेटेड लोगों की। वो तो खैर इंडियंस ने तो अपने उनके मफादात हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तशाद्दुद और बढ़े, लेकिन ये एडवाइस जो है ये पेंटागन से आ रही है, ये CIA से आ रही है। हालांकि स्टेट डिपार्टमेंट में एक ज़माने में ओबामा साहब की शुरुआत जब थी उस वक्त लोग थे जो इस चीज़ पर आमादा हो गए थे कि जी तालिबान से हमें बातचीत करने की ज़रूरत है। जो उनका जो AFPAC का जो उनका पहला जो रिप्रेजेंटेटिव था तो हिलरी क्लिंटन व्हेन शी वाज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उस वक्त था ये। लेकिन ये लोग क्यों कर रहे हैं, पेंटागन और स्टेट और CIA और इंटेलिजेंस कम्युनिटी जो है वो ये इस वजह से क्योंकि वो उनके अगर वो किसी और को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तान को नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तान को अगर स्केपगोट नहीं बनाते हैं तो फिर सवाल यही होगा ना कि व्हाई हैव यू फेल्ड। So we are being a scapegoat. अच्छा मैं सब सदर ट्रंप जो हैं उन्होंने एक विलिंगनेस दिखाई है कि वो चैलेंज करें अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट को कुछ चीज़ों पे, जैसे कि रशिया के ऊपर फॉर एग्जांपल। उन्होंने चैलेंज किया, उन्होंने कहा कि अगर मेरे अच्छे ताल्लुकात हो सकते हैं पुतिन के साथ तो क्या हर्ज है इसमें। एंड ही टुक अ स्टैंड ऑन दिस और वो कन्फ्रंट भी किया एस्टैब्लिशमेंट को, और एस्टैब्लिशमेंट ने उन्हें छोड़ा नहीं, उनके दिन बहुत बुरे दिन गुजारे उन्होंने। तो इस चीज़ को हम एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते कि इफ देयर इज अ प्रेसिडेंट जो अपनी एस्टैब्लिशमेंट को कुछ चीजों पे जहां इंटरेस्ट की बात है यूएस की, तो हम भी इसको बता सकते हैं कि वी बीन पार्टनर्स इन द कोल्ड वॉर, वी बीन पार्टनर्स इन ब्रिंगिंग डाउन द बर्लिन वॉल। हम अभी भी कर सकते हैं, लेट्स हैव अ विन-विन सिचुएशन। हम तारिक फातमी साहब गए थे, खुफिया डिप्लोमेसी हुई है हमारी भी, क्यों नहीं हम आगे बढ़ सके इसमें? Why Indians are better than us? हमारे पास तो आप जैसे डिप्लोमेट्स हैं, मैंने तो हमारे डिप्लोमेट्स को जो देखा है उधर जो होते हैं, they are better looking, smartly dressed, well spoken, better than our Indian counterparts. क्या वजह है? पॉइंट ये है कि गुड लुक्स डोंट रियली मेक अ केस। सही है, but you're well spoken as well. Issue is how much money you want to spend. ठीक है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एसेट, ठीक है, ये एक जो मैंने पहले आपसे बात जो मैंने अर्ज किया कि चीन के खिलाफ उसको इस्तेमाल कर रहे हैं हिंदुस्तान को, वो है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रेटेजिक वैल्यू है अमेरिका के लिए, इंडिया की। लेकिन साथ साथ हिंदुस्तान ने दो बहुत अहम चीज़ें की हैं जिसकी वजह से उनके लिए राह हमवार हुई है वाशिंगटन में। एक, इंडियन लॉबी बेताशा पैसा खर्च करती है अमेरिकन कांग्रेस पे, मीडिया पे, थिंक टैंक्स में। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने अपने जो ताल्लुकात है ना, जो सबसे पावरफुल लॉबी है अमेरिका में वो है जूइश लॉबी, उनसे बहुत अच्छे, उनसे उन्होंने अपने ताल्लुकात बहुत अच्छे किए हुए हैं। और हिंदुस्तान ने इजराइल को रिकग्नाइज किया, फिर अभी उनके ताल्लुकात भी बहुत अच्छे, काफी अच्छे हैं। तो ये चीजें, दीज आर इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ योर पॉलिसी इन वाशिंगटन। वी कैन डू दिस एज वेल, तो क्यों नहीं करते हम? देखिए, करने के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें फिर हमें पैसा खर्च करें, बट राइट डायरेक्शन में पैसा खर्च करें। एक बात, दूसरी बात यह कि इजराइल के और पाकिस्तान के ताल्लुकात, इट्स अ बिगर डिबेट, होने चाहिए नहीं होने चाहिए, वो एक दूसरी डिबेट है, वी डोंट वांट। लेकिन वी हैव इनडायरेक्ट होती रहती हैं वो, तो वो यहाँ पर हमारा डोमेस्टिकली वो देयर इज नो कंसेंसस ऑन दिस। इंडिया में तो देयर इज अ टोटल कंसेंसस ऑन दैट। इनफैक्ट आज जो सिचुएशन है उसमें हिंदुस्तान इस चीज को एक्सप्लॉइट कर रहा है कि हिंदुस्तान, इजराइल और अमेरिका तीनों आर द विक्टिम्स ऑफ सो कॉल्ड इस्लामिक टेररिज्म। ठीक है, this is the point. We need to counter this. We need to counter this, but we have to outreach. We have to go and tell people
on the hill in Congress, in the media. जरूरी नहीं है एम्बेसडर साहब के वहां पे वाशिंगटन में जो हम आउटरीच करें वो यहाँ पे पहले कंसेंसस के लिए पब्लिक में डालें और उस पर वोट हो, वो तो जरूरी नहीं है. Yeah, we can do many things. No, we can, but the point is, as I'm saying, you have to be proactive. मैंने शुरू में बात की थी, ये इसमें piecemeal नहीं होगा. You have to have a broad outline. मेरा वक्त बिल्कुल खत्म है बैरिस्टर साहब. आप वेरी क्विकली, जो अगली गवर्नमेंट आएगी 2018 के इंतखाबात के बाद जब भी होते हैं तो आपको कहीं नजर आ रहा है आपकी, क्योंकि आप यू हैव योर ईयर्स टू पावर सेंटर्स में, तो आपका क्या यानी लग रहा है आपको कि ये हम इस तरफ कहीं अच्छी सही डायरेक्ट क्लियर पॉलिसी कहीं मेरे लिए मुझे जो समझ आती है बात वो ये है कि अमेरिका के साथ हमें द बेस्ट वी कैन डू इन दी जो सर्कमस्टेंसेस हैं इज टू मेंटेन ए कॉर्डियल वर्किंग रिलेशनशिप. अच्छा. और जो हमारे इंटरेस्ट हैं अफगानिस्तान में हैं या काउंटर टेररिज्म के हैं उसके ऊपर हम अपनी रिलेशनशिप बिल्ड करें. लेकिन वो पुरानी रिलेशनशिप जिसमें हम जाके एड मांगते थे, आई थिंक वो एरा भी खत्म हो गया. ना कि हमें ये फ्यूचर में एड मांगनी चाहिए, बिकॉज ये हम पर ज्यादा नुकसान होता है. लेकिन टू लास्ट पॉइंट, एट द सेम टाइम हमने अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चाइना के साथ बढ़ानी है और रूस के साथ जहां तक हो सकता है हमने अपनी कोऑपरेशन बढ़ानी है. बट चाइना इज की for us in the future, in the next 20 years, 10 years. आप मुझे बहुत रूस के हवाले से बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं है. नहीं मैं हूं, लेकिन जो हमारी चीन के साथ रिलेशनशिप है वो उसके साथ नहीं हो सकती है. हाँ, you cannot compare. वो डिफरेंट है. बट रूस इज इंटरेस्टेड, डेफिनेटली सीपैक में इंटरेस्टेड है, बायलैटरल कोऑपरेशन में इंटरेस्टेड है, काउंटर टेररिज्म में इंटरेस्टेड है. these are areas we should build on. Ambassador Zamir Akram Saab, it's been an honor to have you and to listen to your take जो है on all of these things. एक वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं, आप मेरे साथ रहिए. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं @Q. हम पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पर नजर डाल रहे हैं क्योंकि कल वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने एक अहम विजिट किया है, हमारी वज़ारत खारजा को ब्रीफिंग ली है. हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की साबिक मुस्तकिल मंदूब यानी कि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव अक़वाम मुत्तहिदा में जिनीवा में. अब मैं बात करने जा रहा हूं इत्तेफाक से उन्हीं के भाई से, सीनियर डिप्लोमेट पाकिस्तान फॉरेन सर्विस के और मतलब वेल नोन डिप्लोमेट, पाकिस्तान के साबिक परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव अक़वाम मुत्तहिदा न्यूयॉर्क में एम्बेसडर मुनीर अकरम साहब, जो कि होते हैं आजकल अमेरिका में हैं लेकिन इस वक्त वो जिनीवा आए हुए हैं. मुझे टेलीफोन पे इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं. बहुत शुक्रिया एम्बेसडर साहब वक्त देने का, वक्त निकालने का. मुझे पता है आपकी बड़ी अहम मसरूफियात हैं इस वक्त भी जिनीवा में. लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब का ये जो विजिट है दफ्तर खारजा और जो उन्हें ब्रीफिंग दी गई है, ये वाहिद वज़ीर आज़म हैं जिन्होंने इतने लंबे अरसे के लिए कलमदान वज़ारत खारजा का इस माहौल में जो इंटरनेशनल और रीजनल अपने पास रखा है. मैं सिर्फ आपकी असेसमेंट सुनना चाह रहा हूं इस हवाले से. कलमदान भी उन्होंने अपने पास रखा है, विजिट भी अब उन्होंने फॉरेन ऑफिस किया है, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? अच्छा, मेरे ख्याल में ये हमारा जो फॉरेन ऑफिस का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत एक ऑकवर्ड स्ट्रक्चर है जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो क्लैरिटी चाहिए वो नहीं है अब तक. और उससे ज्यादा जो अहम बात है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी अभी तक कोई हमने स्ट्रेटेजिक विजन नहीं दिया है कि हम पूरी दुनिया को इस वक्त किस तरह से, किस नजर से देखते हैं, हमारी प्रायोरिटीज क्या हैं और हम किस तरह से वो प्रायोरिटीज हासिल करेंगे. हमने ये हमारी जो विजन है और पॉलिसी है वो पूरी कौम को बताने की जरूरत है. फिलहाल जो पॉलिसीज जो हम चलाते हैं वो ज्यादातर रिएक्टिव हैं कि जी कश्मीर में कुछ हो गया तो हमने रिएक्शन कर लिया, लाइन ऑफ कंट्रोल पे कुछ हो गया, अमेरिका ने कुछ कह दिया, हिंदुस्तान ने कुछ कह दिया तो फिर हम रिएक्ट करते हैं उसके ऊपर. मेरे ख्याल में इस तरह से फॉरेन पॉलिसी नहीं चल सकती है. हमारी पूरी एक विजन होनी चाहिए, उसके तहत हम बताएं कि जी हम क्या चाहते हैं. हिंदुस्तान की तरफ, अफगानिस्तान की तरफ, अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात हैं, चीन रूस के साथ ताल्लुकात हैं, हमारी क्या प्रायोरिटीज हैं, हमारी क्या पॉलिसीज हैं, किस तरह से हम हासिल करेंगे ये.
तो ये बातें अभी तक मेरे ख्याल में बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर, और क्योंकि हमारी इन अंदरूनी और बैरूनी डे टू डे प्रीऑक्यूपेशंस इतनी हैं कि हम फोकस नहीं कर पाते हैं लॉन्ग विजन पे, लॉन्ग पॉलिसी पे, और जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं उस पे अभी तक हम सही तरह से हमने फोकस नहीं किया। ये मेरा ओवरऑल ख्याल है। स्पेसिफिक चीजों पे तो बहुत कुछ कहने को है, बिल्कुल उसमें कोई शक नहीं है। अच्छा एम्बेसडर साहब, बिल्कुल ठीक है। आखिर में बस मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी नज़र में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के दौर में खारजा पॉलिसी में बनाने में, एग्जीक्यूट करने में, अपने ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने में प्रोग्रेस हुई है? देखिए जी, प्रोग्रेस और या नॉन प्रोग्रेस हमारे सब साथ हमारे सामने है। ठीक है, चीन के साथ अच्छा प्रोग्रेस हुआ है। जो सीपैक का जो प्रोजेक्ट है, इट इज वेरी पॉजिटिव, पाकिस्तान के लिए बड़ा अहम है और स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट है। इसके ऊपर हमने तवज्जो देनी है, इसको हमने मुकम्मल करना है। और जहां तक PMNL ने ये प्रायोरिटी दी है इसके ऊपर, वो सही है। और आई थिंक इट इज समथिंग दैट वी शुड अप्रूव एंड सपोर्ट। जहां तक के हमारी पॉलिसी अमेरिका के साथ है, वो मेरे ख्याल में हमारी कोई क्लियर पॉलिसी है नहीं। हम ये देखते हैं कि जी अमेरिका किस तरफ जा रहा है, किस तरफ से लात पड़ेगी तो हम उसको जवाब दें। वो रिएक्टिव पॉलिसी है और उसमें मेरे ख्याल में हमारी क्लैरिटी नहीं है। उस वजह से ताल्लुकात हमारे बुरे रहे हैं और अभी तक भी कोई उसकी इम्प्रूवमेंट के इम्कान नजर नहीं आते हैं, गिवन दी प्रायोरिटीज ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। तीसरी जो सब में हमारी ज्यादा कमजोरी है वो हिंदुस्तान की तरफ है, और हिंदुस्तान को हमने सर पे चढ़ा दिया है, उसको हम जवाब नहीं देते हैं, ना उसका हमारे पास कोई जवाब है कि जो हमारे साथ वो बलूचिस्तान में और वगैरह वगैरह जहाँ भी वो शैतानियां कर रहा है, उसका हमने पूरी तरह से जवाब नहीं दिया है। ना हमने जो कश्मीरियों का जो स्ट्रगल है उसको सही तरह से सपोर्ट किया अभी तक। सिर्फ 2-3 तकरीरें करने से कोई फायदा नहीं है, उसको हमने पूरी एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए हमारी कश्मीर के ऊपर कि जी ये लेजिटिमेट स्ट्रगल है और ये पाकिस्तान का स्ट्रगल है। इट इज पार्ट ऑफ द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। इसको हम छोड़ नहीं सकते और ना छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये लीगल है, लेजिटिमेट है, मॉरल है, और इसके ऊपर अगर दुनिया हमारे साथ नहीं है तो वो सही ठीक है। हम बहुत बड़ा मुल्क है पाकिस्तान, 200 मिलियन लोग हैं। हमारी बात जब अगर हम डिटरमिन हों, अगर हम पूरा मुकम्मल यूनाइटेड फ्रंट हो, तो देन वी कैन टैकल दिस। अब उन्होंने वो सलाउद्दीन आपको टेररिस्ट बना दिया। अब उनका अमेरिका से पूछना चाहिए कि जी कितने टेररिस्ट आपने इस्तेमाल किए हैं। कुछ दो में से जो टेररिस्ट जो इस्तेमाल कर रहे हैं सीरिया में, उसको किसने इस्तेमाल, किसने टेररिस्ट जो बनाए हैं अफगानिस्तान में, इनमें कितना हाथ था आपका। तो हमें कहना कि जी ये बंदा जो सेल्फ डिटर्मिनेशन कश्मीर में सपोर्ट कर रहा है तो इसको हम टेररिस्ट समझते हैं, तो आप समझें तो पूरा पाकिस्तान मुल्क है, उसकी भी यही पोजीशन है और ये होनी चाहिए ये पोजीशन। तो हम जब तक के इस तरह की हम यूनाइटेड फर्म डिटरमिन पॉलिटिकल पोजीशन नहीं लेंगे तो कश्मीर नहीं हिलेगा, ना हमारे कोई इंटरेस्ट को कोई देखेगा। जब तक के मुल्क अपने आप पर एक कॉन्फिडेंस नहीं है तो उसमें दूसरे लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे। तो सब में बड़ी बात है कि जी हमने अपने आप पर सेल्फ कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। हमें नुकसान किस वक्त हो सकता है, पर वो नुकसान सहकर हमने अपनी स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको हमने हासिल करनी है। बिल्कुल, सेल्फ कॉन्फिडेंस। मैं तो थोड़ा सा आगे और बढ़ूंगा, कहूंगा कि कॉन्फिडेंस के साथ एक एरोगेंस, गुरूर लफ्ज अच्छा नहीं है, लेकिन मैं जातियात पर्सनल मेरा और आपके गुरूर की बात नहीं हो रही। ये एक मुल्क, एक रियासत का एक हैबत, एक रूब होना चाहिए, वो दिखना चाहिए। ये मुझे जिनीवा से मुनीर अकरम साहब थे हमारे साथ, और अभी जो है मुझे इस वक्त लाहौर स्टूडियोज में ज्वाइन कर रहे हैं वन ऑफ द टॉप डिप्लोमेट्स हमारी फॉरेन सर्विस के और हमारे साबिक हाई कमिश्नर भारत में एम्बेसडर शाहिद मलिक साहब। एम्बेसडर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला। एम्बेसडर साहब आपका बड़ा तजुर्बा है भारत के अंदर, और इंडिया जो है हमारी फॉरेन पॉलिसी का अहम एस्पेक्ट है।
वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के हवाले से ये कहा जा रहा है, बहुत बातें हो रही हैं कि उन्होंने पोर्टफोलियो जो है, कलमदान जो है वज़ारत ख़ारजा का अपने पास रखा और एक लंबा पीरियड अपने पास रखा और बड़ा मुश्किल वक्त था, कठिन वक्त था, इसमें एक डेडिकेटेड फॉरेन मिनिस्टर होना चाहिए था। मेरा सवाल आपसे बहुत सिंपल है और आप ही से मैंने बात सुननी है कि किस तरह आप और किस तरीके से असेस करेंगे वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब का जिस तरीके से उन्होंने हैंडल किया इंडिया को अपने इस टेन्योर में। जी, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया इस अहम मौजू पे बात करने का। सबसे पहले तो मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं इस चीज़ पे कमेंट करूं कि वज़ीर आज़म ने अपने पास फॉरेन मिनिस्टर का कलमदान रखा है। ये इफ़ आई मे से एक बड़ा घिसा पिटा सा सवाल है जो पिछले कई सालों से चला आ रहा है और उस पर मैंने भी कई दफ़ा अपने इज़हार ख्याल किया है और लोगों ने भी किया है। ये चीज़ तो हर आदमी मानता है कि एक डेडिकेटेड फुल टाइम फॉरेन मिनिस्टर होना चाहिए, उसकी ज़रूरत है। बहुत से लोग अंबैर साहब ये भी कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है, 200 मिलियन पॉपुलेशन है, बिग कंट्री है, लेकिन हमने बहुत वीकनेस दिखाई है। हमने अपने इंडिया जो करता रहा, हमारी पॉलिसी रिएक्शनरी रही है, रिएक्शन ही करते रहे हैं। हमने अपने टर्म्स और क्या वो डिक्टेट करने की कोशिश नहीं की या इंटरनेशनली लॉबिंग करने की कोशिश नहीं की। ये भी एस्पेक्ट है, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल, देखिए मैं इसी तरफ आ रहा था। इसमें बड़े तरीके हैं, इंटरनेशनल लॉबिंग करने की बहुत ज़रूरत है। अब आप देखें ना कि अगर आप नज़र दौड़ाएं दुनिया में तो आप देखें कि हम आहिस्ता आहिस्ता हमारे जो हालात हैं, हमारे जो इस खित्ते में जो हालात हैं, या अगर आप पूरी दुनिया में हालात देखें तो वो अगर इम्प्रेशन यही है कि वो हिंदुस्तान के फेवर में होते जा रहे हैं। अभी रिसेंट आप देखिए नरेंद्र मोदी का विजिट जो था वाशिंगटन में, एक दूसरे से दोनों ट्रंप और नरेंद्र मोदी बगलगीर हुए। ये वही नरेंद्र मोदी है जिसको पहले वो वीजा नहीं दे रहे थे, वीजा नहीं मिलता नहीं, तो फिर ये एम्बेसडर साहब, तो फिर ये वीकनेसेस, फिर ये वजीर आज़म नवाज शरीफ साहब की हुकूमत की वीकनेसेस फॉरेन पॉलिसी में फिर है, इसका मतलब थी। देखिए, बिल्कुल, देखिए इसके मैं आपको बताऊं, इसके एक इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट होता है। हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी एडवाइस ली जाए। हमें अपने जो लॉबिंग है, इंटरनेशनल लॉबिंग, उसको तेज करना चाहिए। हमारे प्रोफेशनल्स हैं जिनको बाहर भेजा जाए, सिर्फ एक तफरीह के लिए, एक जंकेट के तौर पे नहीं भेजा जाए लिप सर्विस देने के लिए कि जाके कश्मीर की बात हो रही, जाएं अपना मौकफ। वी हैव अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग केस। उस केस को जाके कश्मीर का मैं अब जैसे बात करता हूं, कश्मीर के केस के ऊपर, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के ऊपर, पूरी दुनिया में इतना वावेला होता है ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के ऊपर। क्या वजह है कि हमारे लोग जाकर और बहुत अच्छा, मेरे पास 30 सेकंड है, मुझे बस क्विकली सम अप कर दें आप कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की जो फॉरेन पॉलिसी थी कल वो दफ्तर खारजा में थी, 30 सेकंड में आप मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं इतने बड़े सब्जेक्ट को आप में 2 मिनट में कर दूं। अब मैं क्या उसको कह सकता हूं? बिल्कुल ठीक है। सो नो, दिस इज अ लिटिल अनफेयर। आपने अगर मुझे बुलाया है तो यू शुड हैव गिवन मी टाइम टू डेफिनेटली डिस्कस दिस इशू इन बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल इस पे करेंगे। अच्छा, वैसे वेरी वेरी क्विकली, शॉर्टली, ब्रीफली, आर यू ऑप्टिमिस्टिक इंडिया के साथ रिलेशनशिप में? 2018 हमारे यहाँ इंतखाबात होने जा रहे हैं। आर यू ऑप्टिमिस्टिक कि कोई प्रोग्रेस आगे हमें नजर आ रही? जी देखिए, I'll be very frank and I'll be very honest. I don't see any hope at the moment. जो जिस तरह के हालात हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई जिसको ब्रेक थ्रू कहते हैं कि हिंदुस्तान से ताल्लुकात में, वो ब्रेक थ्रू हमारे लिए होगी। बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया आपका एम्बेसडर शाहिद मलिक साहब, साबिक हाई कमिश्नर पाकिस्तान के इंडिया में। आपसे मैं फिर निश्चित एक रखेंगे जो थोड़ी सी भारत के हवाले से तफसील से बात करेंगे। ये नज़र डालना ज़रूरी था हमारी खारजा पॉलिसी पे, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की खारजा पॉलिसी पे, क्योंकि कल उन्होंने दफ्तर खारजा का विज़िट किया है। बहुत सारे दफ्तर खारजा में लोग सरप्राइज थे, हैरान थे इस पे, क्योंकि ये कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था और छुट्टी थी एक तरह से दफ्तर खारजा के अंदर, सिर्फ सीनियर लोग आए थे उस ब्रीफिंग के अंदर। कल आपने मुझे ज्वाइन करना है 8 बजे। मज़ीद हम पाकिस्तान के और इशूज़, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, कल उन पर बात करेंगे। कल बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है, आपने मुझे ज्वाइन करना है। उस वक्त के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।